हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 के बारे में। जो 2024 में अभी आप लोग दिसंबर माह में एग्ज़ाम दिए हैं, उसका आंसर की भी आ चुका है, जिसमें आपने शायद जिन भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रही होगी आपने ऑब्जेक्शन कर दिया होगा। ऑब्जेक्शन के बाद अब आपकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आपका जो फाइनल रिजल्ट और नॉर्मलाइज मार्क तीनों चीज़ें आपकी एक साथ आएंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये कब तक आएगी, इसका क्या डेट है या किस मंथ तक आ सकता है, आपका डीबी मेडिकल कब तक हो सकता है, मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात करूंगा कि जो ITI कैंडिडेट्स हैं उनका कितने मार्क्स तक में सिलेक्शन हो सकता है, यानी कितने नंबर तक में सिलेक्शन हो सकता है। जो PCM वाले हैं उनका कितने में सिलेक्शन हो सकता है, आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना बढ़ सकता है या कितना बढ़ने के चांसेस हैं। इन सब टॉपिक को लेकर मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूँगा कि आपका जो फाइनल आंसर की है वो फरवरी माह में आपको देखने को मिलेगा। यानी आपका जो फाइनल आंसर की या रिजल्ट कहिए या नॉर्मलाइज मार्क्स कहिए, सब कुछ आपको फरवरी माह में देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया होगा, जितने भी कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया होगा, जितने क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन किया गया होगा, उन क्वेश्चनों को RRB जांच करेगा। अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे या किसी रीजन से उन क्वेश्चनों में कोई त्रुटि होगी तो वो क्वेश्चन रद्द करके आप सभी को बराबर मार्क्स डिवाइड किए जाएंगे। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 12 दिन या 15 दिन का समय लग जाता है। तो अगर हम इस टाइम को देखें तो लगभग आप ये मान चलिए कि आपका फरवरी माह में फाइनल आंसर की या नॉर्मलाइज मार्क्स या रिजल्ट की बात करें, तीनों एक साथ ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, दूसरी मैं बात करूं कि जो ITI कैंडिडेट्स हैं, देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको तमाम तरीके के कट ऑफ बताते हैं। मैंने भी पिछले अपने वीडियो में आपको एक कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। दोस्तों, चाहे मैं बता रहा हूँ या कोई भी आपका यूट्यूबर या आपके गुरु या आपके जो क्लासेज हैं, जितने भी कट ऑफ बता रहे हैं वो सभी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं। यानी किसी को कन्फर्म नहीं कोई कह सकता आप लोग इतना ही मार्क्स जाएगा। हाँ, एक जो आंकड़ा होता है, यानी जो यूट्यूबर्स या जो भी टीचर्स एक सर्वे करता है या अपने ग्रुप्स में या अपनी कोचिंग में या जहाँ से भी वो सर्वे करता है, सर्वे करके देखता है कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसी बेस पर वो एक कट ऑफ बनाने की कोशिश करता है। उस कट ऑफ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि होता क्या है कि जो कट ऑफ आती है या जो फाइनल कट ऑफ आती है वो भी लगभग ऐसी ही 19-20 रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हाँ, कोई आंख मूंद के बता दे कि आपका कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा तो अलग बात है, उसमें हो सकता है कि बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग सर्वे करके या जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल ले करके एक कट ऑफ बनाते हैं, उनकी कट ऑफ काफ़ी हद तक सही जा सकती है या काफ़ी हद तक मैच कर सकती है। दोस्तों, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जैसे मैं ITI जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करूं, मैं सबसे पहले बात करूंगा कट ऑफ में ITI कैंडिडेट्स में इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर। ये दोस्तों, ये 3 ट्रेडें ऐसी हैं कि जिनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। हाँ, कुछ ऐसी ITI ट्रेड्स हैं, जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक होता है, डीजल मैकेनिक होता है। ये ऐसी पोस्ट होती है कि इनकी जो वैकेंसी बहुत कम होती है इन ट्रेड की, तो इनका कट ऑफ वैसे भी थोड़ा हाई रहता ही रहता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन और फिटर और वेल्डर, इनकी पोस्टें ज़्यादा रहते हुए भी इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती ही जाती है। चाहे जिस जोन की बात कर लीजिए, चाहे जो भी जोन आप उठा लीजिए, सभी जोन में इनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती ही रहती है, इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी ही जाएगी। हाँ, कुछ जोन ऐसे हो सकते हैं या कुछ जोन ऐसे जा सकते हैं या कुछ जोन आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी नीचे देखने को मिल सकती है, चाहे वो बिल्डर की हो चाहे इलेक्ट्रीशियन की हो। फिटर की कट ऑफ वैसे भी हाई रहती हर जगह, क्योंकि फिटर में बहुत कैंडिडेट होता है।
फिटर ट्रेड में कैंडिडेट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी होता है, लेकिन फिटर ट्रेड में बहुत कैंडिडेट आता है, इसलिए फिटर ट्रेड में कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है इलेक्ट्रीशियन की अपेक्षा। उसी तरह बिल्डर में भी सेम यही चीज़ देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर मैं रियल कट ऑफ की बात करूं तो रियल कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूं कि जो भी कट ऑफ हम लोगों ने आपको बताया है उससे मिलता जुलता ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। कोई एक दो जोन वैसा हो सकता है, या कोई 1% जोन कोई ऐसे हो सकते हैं, जैसे 21 RRB हैं या 21 जोन हैं, उनमें से 2-3 जोन ऐसे हो सकते हैं जिनके कट ऑफ बहुत डाउन चला जाए। नहीं, ज़्यादातर जोन का कट ऑफ मॉडरेट रहेगा, यानी ज़्यादातर जोन का कट ऑफ जो है, अगर मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूं या फिटर की बात करूं तो लगभग 60+ ही रहने वाला है। इससे नीचे तो कट ऑफ शायद कहीं का जाएगा भी तो उसको एक आध जोन का वो बात नहीं मानी जाती। हाँ, ज़्यादातर जोनों का कट ऑफ हाई रहने वाला है। दोस्तों, अगर मैं इसी कड़ी में अगर मैं PCM कैंडिडेट की बात करूं, ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों जो केवल PCM से हैं या जिनके पास ITI नहीं है, SNT पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रखे हैं, उनकी कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी। वो लोग ये मत सोचें कि हमारा जम्मू जोन है या हमारा बिलासपुर जोन है या हमारा तिरुवनंतपुरम जोन है तो हमारा कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। दोस्तों, जो SNT की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स आते हैं PCM वाले, उनकी कट ऑफ सभी से हाई रहती है, और इस बार तो बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं PCM में। अब जितनी हाई कट ऑफ है, जितने हाई मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर हाई मार्क्स आपको PCM कैंडिडेट्स के ही देखने को मिल रहे हैं। इसलिए PCM की कट ऑफ हाई जानी ही जानी है, उसमें कोई भी कोताही नहीं होगी। और आप बिल्कुल इसमें मत रहिए कि आप PCM में हैं और आपने 60 या 70 मार्क्स कर दिए हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आपने 70 मार्क्स भी कर दिया है और आप PCM में हैं, SNT पोस्ट लिए अप्लाई किया है, तो आप अपने को सेफ बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी कम है और आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। दोस्तों, मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो सिलेक्शन आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स आपका कितना बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि आपका 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकता है, आपको बहुत सारे लोगों को 20-20 नंबर बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या जितनी भी डेट पे एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, अगर इन सभी शिफ्टों को देख लिया जाए तो पेपर एक आध शिफ्ट को छोड़ करके सारी शिफ्ट का पेपर एक मॉडरेट पेपर था, यानी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हाँ, एक आध शिफ्ट में हो सकता है थोड़ा डिफरेंस रहा हो, लेकिन अगर मैं 90% शिफ्ट की बात करूं तो लगभग जो एवरेज क्वेश्चंस हैं या जो मार्क्स हैं या जो उसका टफनेस है वो एवरेज रहा है, यानी पेपर मॉडरेट था। अगर पेपर मॉडरेट है दोस्तों तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कम बढ़ता है। अगर पेपर आपका लो और हाई पर वेरी कर रहा है, यानी किसी शिफ्ट में बहुत लो जा रहा है या बहुत टफ आ रहा है तो बहुत लो मार्क्स आ रहा है, किसी शिफ्ट में या किसी डेट में पेपर बहुत इजी हो जा रहा है तो बहुत हाई मार्क्स चल जा रहा है, अगर ये ऐसा देखने को मिलता है तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स ज़्यादा बढ़ता है, यानी 10 से 15 नंबर बढ़ जाता है। लेकिन अगर पेपर मॉडरेट है, पेपर अगर बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत हाई नहीं है, तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ते, उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के मार्क्स एक आध डेट या शिफ्ट के छोड़ करके सभी के मार्क्स लगभग 2 से 6 नंबर बढ़ने वाले हैं, यानी ज़्यादातर शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, कोई शिफ्ट हो सकती है कि वहाँ 8 नंबर तक बढ़ा हुआ देखने को आपको मिले, तो आपको 2 से 8 नंबर मार्क्स बढ़ते हुए मिलेंगे। कोई शिफ्ट ऐसी भी हो सकती है, कोई एक आध शिफ्ट ऐसी भी हो सकती है कि वहाँ पर मार्क्स 0 बढ़े, यानी एक भी मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको नहीं मिले या ना बढ़े। ऐसा होता भी है, ऐसा देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, देखिए, अब आपने मेहनत कर दी, आपने पेपर अच्छा किया, आपने अच्छा परफॉर्म किया। अब नॉर्मलाइजेशन तो दोस्तों डिपेंड करता है सारे डेट पर, सारे शिफ्ट पर। अगर उन सब का इफेक्ट आपके एग्ज़ाम, आपके जो शिफ्ट है या जो आपका जो मार्क्स है उस पर पड़ेगा तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता,
क्योंकि अब यहाँ पर खेल होता है किस्मत का, कि आपकी किस्मत कितनी तेज़ है, कितना लड़ रही है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी शिफ्ट के मार्क्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपके मार्क्स भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं या बढ़ सकते हैं, तो आपको अच्छे से आसानी से पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि आपने मेहनत किया। आप सभी लोगों ने मेहनत किया है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, सभी ने मेहनत किया है। और नॉर्मलाइज मार्क्स में इस बार का थोड़ा फार्मूला भी चेंज है, तो ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की चांसेस नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2 से 6 नंबर या 8 नंबर, इससे मैक्सिमम आपको देखने को नहीं ही मिलेगा। किसी किसी शिफ्ट में नहीं कहता, नहीं तो 8 नंबर ज़्यादा कहीं पर बढ़ा हुआ देखने को आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको 6 नंबर तक देखने को मिल सकता है। अगर इस तरीके से आपको बढ़ा हुआ मार्क्स मिलता है, अगर किसी किसी शिफ्ट में 6 नंबर तक बढ़ता है या 5 नंबर बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे जो आपकी कट ऑफ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी आपकी कट ऑफ ज़्यादा बनेगी ही बनेगी। दोस्तों, ये कट ऑफ और मार्क्स की बात हो गई। मैं बात करूं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ओबीसी से हों, चाहे एससी से हों या एसटी से हों, एक बार फिर सुन लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरियों से या ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते कैंडिडेट्स हैं, इन कैटेगरी जो बिलोंग कर रहे कैंडिडेट्स हैं, अगर आपका 70 नंबर्स आंकड़ा टच कर रहा है, यानी आप 70 प्लस हैं और आईटीआई से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट रखिए। आपके लिए बेहतर भविष्य होने वाला है, यानी आपका डीबी में सिलेक्शन 100% होने वाला है, आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, अगर आपका 70 के आसपास आंकड़ा है या 70 प्लस है, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखिए। अगर किसी कैंडिडेट्स का कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप उसको कंप्लीट करवा लीजिए। अगर आपने फार्म भरते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स पुराना लगाया है या स्टेट गवर्नमेंट का लगाया है और अभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लीजिए और साथ साथ उससे संबंधित जो आपका एफिडेविट है वो भी कंप्लीट करवा लीजिए, जिससे आपको डीबी में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, डीबी में आपको एक भी चांस, कोई जोन एक भी चांस नहीं देता है। ये पिछली जब हम लोगों के साथ में समर वैकेंसी 2018 में हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम पे ऐसे ही हुआ था। किसी जोन ने तो 1 या 2 दिन का टाइम दे दिया था कि जाइए अपना एफिडेविट लेके आइए, अपना ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, लेकिन कोई जोन दोस्तों ऐसा था कि आपको एक भी टाइम नहीं दे रहा था। अगर आप डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं तो आप डीबी करवाइए, नहीं ले गए तो सीधा आपको बाहर भेज दिया जाता था। तो आप ऐसी गलती मत करिए। ऐसा ना हो कि आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप थोड़ी सी किसी प्रॉब्लम को लेकर के आपको डीबी से बाहर किया जाए। इसलिए आप अपना जो लेटेस्ट फ़ोटो है इसको बना करके रखिए, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कंप्लीट करके रखिए। किसी चीज़ में कहीं कोई दिक्कत तो हम लोग हैं, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको हेल्प करते रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि डीबी में आपको डीबी के बाद मेडिकल के लिए कब भेजा जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका डीबी और मेडिकल मार्च अप्रैल में आपका डीबी मेडिकल हो जाएगा, यानी इन 2 महीने में किसी भी डेट को कभी भी आपका शॉर्ट लिस्ट आपको कर करके आपको डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। एक बात और, जब आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा तभी आप प्रिपेयर होकर जाइएगा, क्योंकि डीबी के बाद तुरंत ही मेडिकल होता है। टेक्नीशियन में या एएलपी टेक्नीशियन जो भी वैकेंसी रेलवे की होती है, जब आपको डीबी के लिए बुलाते हैं तो डीबी के बाद आपको टाइम नहीं दिया जाता। आपको डीबी के बाद सीधे आपको एक मेडिकल या आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है, आपको उस हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल देना होता है। दोस्तों, आपने जिस भी जोन से अप्लाई किया है आपको उसी जोन में आपका डीबी होगा, उसी जोन में आपका मेडिकल होगा। उससे संबंधित जोन से संबंधित जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पर आपका मेडिकल होगा। और जहाँ पर भी जोन में या आरआरबी होगा या जहाँ पर भी उसका सेंटर होगा, आरआरसी का सेंटर होगा, आरआरबी का सेंटर होगा, जहाँ पर भी या जिस जोन से भी आपने अप्लाई किया है उस जोन में जहाँ पर भी कोई सेंटर होगा वहाँ पर आपको वो अपनी सुविधा के अनुसार आपको बुलाएंगे। लेकिन आपका ये निश्चित है कि आपको उसी जोन में आपका डीबी होगा, उसी जोन में आपका मेडिकल होगा। दोस्तों, मेडिकल संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं एक मेडिकल संबंधित पूरा डिटेल्स डाटा या डिटेल्स वीडियो आपके सामने दे दूंगा। वैसे भी मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है जो मेडिकल संबंधित है, फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको एक नया वीडियो जो आपके टेक्नीशियन से मेडिकल संबंधित रिलेटेड होगा वो मैं आपको दे दूँगा। मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है, आपको क्या क्या देखा जाता है, आपको कैसे प्रिपेयर होकर जाना है,
इन सब चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर बता दूँ आपको कि आप लोग डीबी के लिए प्रिपेयर रहिए। जिन लोगों का, जैसे मैंने बताया अभी, कि जिन लोगों का कट ऑफ 70+ है या 70 के आसपास है, खास करके ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट, ये लोग अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए और अपने आप को प्रिपेयर रखिए। क्योंकि आपको जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आपको बुलावा आएगा, तो आपको पास टाइम रेलवे नहीं देगा कि आप डॉक्यूमेंट बनवा के 10 दिन बाद आइए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर उसने डेट दे दी, इस डेट को आपको डीबी के लिए आना है, तो आपको उस डेट को डीबी के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा लेट कर दिया जाता है। इसलिए जब भी आपको कॉल आए, जब भी आपको बुलावा आए, जब भी आपको इंटरनेट से या जिस भी माध्यम से आपको जानकारी मिले, आप अपने सही टाइम पर, सही डेट पर डीबी के लिए ज़रूर पहुँचे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, अगर मैं पीसीएम वाले कैंडिडेट्स की बात करूं, कि पीसीएम वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर पीसीएम में जनरल कैटेगरी में आप लोग हैं, जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं, तो अगर 85+ अगर आपके पास है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपके लिए चांस हो सकता है, क्योंकि देखिए एसएनटी में या पीसीएम में बहुत कट ऑफ जाता है। इसलिए अगर आपका कट ऑफ इतना प्लस है, यानी 85+ है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। किसी चीज़ में कोई डाउट है, इतने भी खासकर आईटीआई कैंडिडेट, देखिए आईटीआई जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हों, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट संबंधित प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल संबंधित प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा, कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है, आप परेशान मत होइए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो परेशान होते रहते हैं, सर हमारे साथ ऐसा है, वैसा है, क्या हमको मेडिकल में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप बिल्कुल मत परेशान होइए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, डीबी के टाइम जब भी आप डीबी में जाइए, अगर जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फार्म भरते समय लगाया है, वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप सारी अपने साथ लेकर के जाइए। अगर आपने आईटीआई 10 लगाया है तो वो लेके जाइए। अगर आपने आईटीआई के साथ इंटर ग्रेजुएशन सब लगा के रखा है, तो आप वो सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए। और हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा में भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है किसी भी चीज़ का हो, चाहे आप टेक्निकल का हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल सर्टिफिकेट है, वो सारा सर्टिफिकेट आप अपने साथ लेकर के जाइए। क्योंकि अगर वहाँ ज़रूरत पड़े तो आप अपना सबमिशन कर दीजिए, क्योंकि सबमिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप उसको सबमिशन कर सकते हैं। लेकिन जो आपने फार्म में लगाया है वो तो 100% आपको लेके जाना ही जाना है। अगर वहाँ ज़रूरत नहीं है तो आप अपने पास रखिए। जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा उस टाइम पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर सबमिट कर दीजिए, क्योंकि सबमिट कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होगी। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो बाद में उसको सबमिशन करवाना पड़ता है, उसमें थोड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबमिशन होता है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए जितने भी वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास हैं, वो सारे सर्टिफिकेट आप लेकर के डीयू में जाइए। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए और रेडी रहिए, क्योंकि जब जैसे ही आपका आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, आपको देन एंड देयर नेक्स्ट मंथ में आपको डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द ये वैकेंसियाँ कंफर्म करनी है, एक साल में भरनी है, इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सकता है। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स है मुझे कमेंट करते रहिए, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स वाली जानकारी देता रहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। आप लोग परेशान मत होया करिए। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आपने मेहनत की है, आप सभी लोगों ने मेहनत की है, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने इतना मेहनत करके रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो रेलवे में आने के लिए तैयार हैं और उनका अच्छा खासा कट ऑफ भी है। तो आप सब लोगों का वेलकम है इंडियन रेलवे में। आइए और हमसे जुड़िए, हमारे साथ वर्क करिए। वेलकम टू इंडियन रेलवे। दोस्तों, किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।